नमस्कार, मेरा नाम दीपिका है और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आ गई हूँ। लास्ट क्लास में हमने बात किया था धातु के बारे में और आज मैं बात करने वाली हूँ क्रिया के बारे में। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि धातु के कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली धातु के हम 5 प्रकार जानते हैं, जिसमें से हम लोग सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, नाम धातु, सम्मिश्र धातु और अनुकरणात्मक धातु की बात की थी। ठीक है, आज हम लोग किसकी बात करेंगे? आज क्रिया के भेदों की बात करेंगे। अगर हम लोग क्रिया के भेद की बात करते हैं तो कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर अलग अलग भेद हमें देखने को मिलते हैं। आज जो मैं बात करने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा? सकर्मक और अकर्मक। ऑलमोस्ट किसी भी एग्जाम में आप देख लो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो टीचिंग का हो, चाहे आपके किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप यूपीएससी का हो, किसी स्टेट का हो, एमपी का हो, आरटीए, हर जगह आपकी क्रिया को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो क्यों ना आज हम लोग क्रिया को पढ़ें कि क्रिया के कौन से भेद होते हैं और क्या क्या है। तो आज मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ वो मैं कर्म के आधार पर पढ़ाने वाली हूँ। अब कर्म क्या होता है इसको समझते हैं। कर्म के आधार के मतलब होता है कि हम जब कोई कार्य होता है तो कर्म के आधार पर हम लोग उसको किस तरीके से देखेंगे कि वो सकर्मक है या अकर्मक है। अब तुम कहोगे सकर्मक और अकर्मक कौन सी चिड़िया है? चलो इसको समझते हैं, सकर्मक और अकर्मक को। सकर्मक और जब अकर्मक की बात करते हैं तो एक इसका भेद होता है सकर्मक, ठीक है, और दूसरा होता है बेटा जिसको कहते हैं हम लोग अकर्मक। ठीक है, तो सकर्मक और अकर्मक दो भेद हैं कर्म के आधार पर। किसके भेद हैं बेटा? ये कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं। किसके भेद हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिया के भेद। जैसे कि क्रिया की एक डेफिनेशन बहुत अच्छे से जानते हो, जहाँ किसी काम के होने का बोध होता है उसको हम क्रिया कहते हैं। बहुत एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, बचपन में रटा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या नया पढ़ने वाले हैं? जैसे कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया का बोध हो रहा है, या फिर इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, सकर्मक अकर्मक, इस तरीके से आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। तो हमें सबसे पहले पहचानना है कि सकर्मक किसको कहते हैं और अकर्मक किसको कहते हैं। तो हम लोग थोड़ा कंपैरिजन करते हैं कि सकर्मक किसको कहते हैं और अकर्मक किसको कहते हैं। सकर्मक की जब बात करते हैं तो स जमा कर्म जमा होता है, ठीक है, स जमा कर्म, ठीक है। और जब हम लोग अकर्म की बात करते हैं तो अ जमा कर्म यहाँ पर निकलता है। अब तुम कहोगे मैम यहाँ पे सकर्म और अकर्म है, जो यहाँ स है वो क्या है? आपका उपसर्ग है। उपसर्ग है, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, पूर्व पद होता है, और यहाँ पे भी अ जो है वो उपसर्ग है, और दोनों ही उपसर्ग कर्म के आगे लगकर एक नए अर्थ को प्रकट कर रहा है। तो कर्म का मतलब क्या है? स का मतलब होता है साथ। यहाँ पे स उपसर्ग है और उस उपसर्ग का अर्थ क्या निकल रहा है? साथ। जबकि यहाँ पे अकर्मक जो है इसमें अ उपसर्ग का अर्थ निकल रहा है नहीं, बिना। किसके बिना? कर्म के बिना। यहाँ किसके साथ है? कर्म के साथ है। ध्यान से समझोगे कि यहाँ पे अकर्म का मतलब क्या कह रहा है कि कर्म के बिना, और यहाँ क्या कह रहा है? सकर्म मतलब कर्म के साथ। मतलब एक ऐसा वाक्य चाहिए जिसमें आपके क्या होगा? आपके कर्म होगा और कर्ता होगा और क्रिया होगा। एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि यहाँ पे उपसर्ग क्या होगा, मतलब क्या साथ बोल रहा है। क्या साथ है? यहाँ पे कर्म साथ होगा और यहाँ पे कर्म साथ नहीं होगा। कर्म साथ नहीं होगा, ठीक है, साथ नहीं। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि जहाँ पर कर्म प्रधान हो, जहाँ पे कर्म हो वो सकर्मक होता है, और जिस वाक्य में कर्म ना हो वो अकर्मक होता है। पहला पॉइंट बहुत अच्छे से सिंपल समझ आ गया। क्या समझ आया? कि जिस वाक्य में कर्म होता है उसे हम सकर्मक कहते हैं, और जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है उसे हम लोग अकर्मक कहते हैं। बट अब तुम कहोगे मैम मुझे कर्म कौन से कैसे पहचानूं, वो तो बता दो, क्योंकि आपने ये तो कह दिया कर्म नहीं है तो अकर्मक है और कर्म है तो सकर्मक है, बट ये तो बताओ कर्म क्या होता है। तो चलो अब कर्म को समझते हैं, क्योंकि कर्म के बिना सकर्मक और अकर्मक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या समझते हैं यहाँ पे? अब हम लोग कर्म को समझते हैं, कर्म है क्या चीज़, ठीक है। देखो अब यहाँ पे जब हम कर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ। मान लो किसी भी वाक्य को बनाओगे तो वाक्य में 3 चीजें होती हैं। एक होता है आपका कर्ता,
एक होता है आपका क्या, कर्म, और एक होता है आपका क्रिया। मतलब वाक्य बनाने के लिए मुझे 3 चीजें तो चाहिए ना। जैसे कि हम लोग अंग्रेजी में कोई भी फॉर्मूला बनाते हैं, कोई भी टेंसेज या कोई भी वर्ब का कोई फॉर्म या स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो टेंसेज में हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो होता ही है ना। बट डिपेंड करता है कि कौन सा हम लोग टेंस यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे वर्ब का फॉर्म जो है उस क्या कहना चाहिए, काल के आधार पर चेंज हो जाता है, उस समय के आधार पर चेंज हो जाता है। कहीं पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो कहीं पे सेकंड फॉर्म लगती है, कहीं पे थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे अंग्रेजी में ये पंगा नहीं होता है। मगर चीज क्या समझा रही है वो ध्यान से सुनो कि आपके पास 3 चीजें होती हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो कौन है, कर्ता। सब्जेक्ट कौन है, कर्ता। वर्ब क्या है यहाँ पे, आपकी क्रिया। वर्ब क्या है यहाँ पर, क्रिया। और कर्म क्या होता है बेटा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। अब तुम कहोगे मैं भी तो उल्टा हो गया, हिंदी में अलग तरीके से बन रहा है, इंग्लिश में अलग तरीके से बन रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। देखो क्योंकि क्या रीजन है, हम लोग कहते हैं ना हमेशा जब हम सेंटेंसेस बोलते हैं तो हिंदी में उल्टा हो जाता है ना। कई बार चीज़ें जो आगे लगनी चाहिए वो पीछे लग जाती है। हम ऐसा कई बार ट्रांसलेट करते हैं तो ऐसा होता है, राम स्कूल जा रहा है। अगर मैं ये कह रही हूँ राम स्कूल जा रहा है तो क्या हो जाएगा, राम इज गोइंग टू स्कूल, है ना। तो हम यहाँ पे पहले स्कूल बोल रहे हैं, वहाँ पे बाद में बोल रहे हैं। तो कई बार ये फर्क हमें महसूस होता है। क्यों महसूस होता है इसको समझोगे थोड़ा सा। कर्ता, कर्म, क्रिया, तो ये इनका फॉर्मेट है। हमें इनसे क्या लेना देना, हम यहाँ पर अंग्रेजी सीखने थोड़ी आए हैं, हम क्या सीख रहे हैं, हम तो हिंदी सीख रहे हैं। तो यहाँ पे कर्ता हो गया, कर्म हो गया, क्रिया हो गया, 3 चीजें हमें जरूरी हैं। अब यहाँ पे कर्ता तुम्हें पता है, कर्ता कौन होता है, कार्य को करने वाला। मतलब एक वाक्य जब भी लिखोगे तो उस वाक्य में कोई ना कोई तो काम करने वाला होगा, बट कभी कभी कर्ता का लोप हो जाता है। कई बार वाक्य में जरूरी नहीं है कि वहाँ कर्ता का नाम शो हो या कर्ता हो, बिना कर्ता के भी वाक्य कई बार आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब वहाँ पे कर्ता माने कौन हो गया, कार्य को करने वाला। अब क्रिया क्या हो रही है, क्रिया वहाँ पे जो काम हो रहा है, जो भी उस वाक्य में क्रिया हो रही है, जो भी काम हो रहा है उसको क्रिया कहते हैं। अब मुद्दा उठता है, ये कर्म शब्द क्या है भाई, कर्म शब्द क्या है। तो जिस चीज पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, कर्ता पे ना पड़कर, क्रिया का प्रभाव कर्ता पे ना पड़कर यदि कर्म पर पढ़े तो वो सकर्मक होता है। क्या बोलते हैं वो सिंपल वे में, अब इसको पहचानोगे कैसे। अब मैं इसको सिंपल बताती हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, क्या और किसे। अगर ये प्रश्न पूछ लें तो अगर हमारे पास किसके आगे लगाओगे बेटा, ध्यान से सुनोगे कि क्रिया के आगे क्या और किसे लगाकर अगर प्रश्न पूछते हो तो आपको जो उत्तर मिलता है वो उत्तर कर्म होता है। वो उत्तर क्या होता है, कर्म होता है। क्रिया के साथ या क्रिया से पहले क्या और किसे लगाकर जब हम प्रश्न पूछते हैं तो जो निकलता है उसे क्या कहते हैं, हम कर्म कहते हैं। ये बहुत पुरानी ट्रिक है, बहुत पहले से हम लोग इन ट्रिकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा यूज करके देखते हैं। मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक सेंटेंस ले लेते हैं। चलो मैं कहती हूँ कि यहाँ पे राधा कपड़े धोती है, राधा कपड़े धोती है। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, बड़ा बड़ा लिख रही हूँ ताकि दिखे। राधा कपड़े धोती है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, राधा कपड़े धोती है। मैंने तीनों का प्रयोग किया है। राधा यहाँ पे क्या है, कर्ता है, फिलहाल लिखा हुआ है, ठीक है। कपड़े यहाँ पे क्या है, कर्म है, और धोती क्या है, यहाँ पे क्रिया है। अब तुम कहोगे मैम ऐसे तो निकल जा रहा है, जो ऑब्जेक्ट होता है वही कर्म होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वही कर्म होता है। बट यहाँ समझोगे कैसे, क्यों और किस तरीके से। अच्छा एक बात बताओ, अगर धो रही हूँ, काम कर रही हूँ मैं, क्या क्रिया हो रही है, धोने की क्रिया हो रही है। यहाँ क्रिया का तो बोध हो गया। अब मुझे बताओ उस धोने का प्रभाव किस पर पड़ेगा, उस धोने का प्रभाव किस पर पड़ेगा। धोऊंगी तो राधा साफ होगी या कपड़े साफ होंगे, क्या होगा। अगर मैं धोऊंगी, धो रही हूँ, जो काम कर रही हूँ, क्रिया कर रही हूँ, उस क्रिया का प्रभाव किस पर देखने को मिलेगा, कपड़े पर देखने को मिलेगा या राधा पे देखने को मिलेगा। राधा साफ होगी या कपड़े साफ होंगे। तो क्रिया का प्रभाव यदि कर्ता पे ना पड़कर कर्म पर पड़े तो वो सकर्मक क्रिया होती है। बट बेटा इसको शॉर्ट ट्रिक वे में भी कराऊंगी, बट कॉन्सेप्ट भी समझोगे। क्या कह रही हूँ मैं कि क्रिया का प्रभाव
कर्ता पे ना दिख कर कर्म पर पड़े तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? सकर्मक कहते हैं। इसका मतलब इस वाक्य को कैसे पहचाना मैं इसको रूल में भी बता रही हूँ, शॉर्ट ट्रिक में भी यूज कर लेते हैं। पहला तो एक चीज देखोगे, 3 चीज हमारे वाक्य में होती है। कर्ता है, हाँ है, क्रिया है, हाँ है, इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? तो ऑब्जेक्ट भी है, तो कर्म, तीनों चीज है तो मतलब सकर्मक है। पर अगर मैं कहूंगी यहाँ पे राधा हंसती है, राधा हंसती है, क्या कह रही हूँ मैं? राधा हंसती है। तो एक बात बताओ, यहाँ क्रिया क्या हो रही है? हंसने की। क्रिया क्या हो रही है? हंसने की। अब एक बात बताओ, इस हंसने का प्रभाव किस पे देखने को मिल रहा है? यहाँ क्रिया का जो प्रभाव है वो किस पे देखने को मिल रहा है? मुझ पर। किस पे देखने को मिल रहा है? मुझ पर। मतलब मैं राधा मान रही हूँ अपने आप को, या राधा कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, सेकंड पर्सन भी हो सकता है। तो राधा हंसती है, तो हंसने का प्रभाव भी किस पे देखने को मिल रहा है? जो हंस रही है। इसका मतलब जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़े, कर्म पर ना पड़े, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? अकर्मक कहेंगे। जैसे राधा रोती है, तो रोने का प्रभाव किस पे देखने को मिल रहा है? राधा पे देखने को मिल रहा है। अगर मैं कहूंगी कि माता बच्चों को खाना खिलाती है, ध्यान से सुनोगे सेकंड सेंटेंस, माता बच्चों को खाना खिलाती है ना? यहाँ पे मैं क्या और किसे प्रश्न भी तो पूछकर आंसर निकाल सकती हूँ। माता क्या खिलाती है? खाना। किसे खिलाती है? बच्चों को। तो 2 कर्म निकल कर आ रहे हैं। तो जहाँ 2 कर्म निकल जाते हैं ना, उसे द्विकर्मक कहा जाता है। समझोगे? बाकी कॉन्सेप्ट्स ओरल भी करा रही हूँ, आपको रिटर्न में भी समझाऊंगी। तो यहाँ पे कैसे क्या समझ आया हमें कि क्या कह रही हूँ मैं, कि अगर ऐसे भी शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हो, सब्जेक्ट भी निकल गया, वर्ब भी निकल गया और हमारे पास ऑब्जेक्ट भी निकल गया, मतलब कर्म है तो सकर्मक है। पहला तो तरीका ऐसा है पहचानने का। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया आपको, कि क्रिया का प्रभाव यदि कर्ता पे पड़ता है तो वो क्या हो जाएगा? आपका अकर्मक हो जाएगा। पर क्रिया का प्रभाव अगर कर्म पे पड़े तो क्या हो जाएगा? वो सकर्मक हो जाएगा। जैसे राधा हंसती है, तो यहाँ कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा था, इसलिए ये अकर्मक है, और जहाँ कर्म पे पड़ रहा था वो क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। चलो और चीजों को समझते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना तो समझ आ गया कि सकर्मक और अकर्मक क्या है। जैसे कुछ और देखते हैं। अब राधा विद्यालय जाती है, मान लो यहाँ पे लिखती हूँ राधा विद्यालय जाती है। तो एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, कभी भी जहां भी स्थान आ जाए ना, स्थान की बात हो, तो वो हमेशा अकर्मक होता है। चीजों को समझोगे बेटा, जहां भी स्थान का नाम आ जाए ना, वो हमेशा अकर्मक होता है। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं? देखो, क्योंकि किसी भी स्थान पर आपका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। स्थान जो है वहां पर आपका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? और जा कौन रहा है? राधा जा रही है ना। ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट को। राधा विद्यालय जाती है, तुम कहोगे मैम यहाँ तो सब्जेक्ट भी है, यहाँ पे वर्ब भी है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है, और कर्ता भी है, कर्म भी है, क्रिया भी है। बट नहीं, ये जो है हिंदी में हम लोग ऐसे कॉमन सेंस नहीं निकाल सकते। आप चीजों को समझोगे। जब विद्यालय जाती है तो आप पूछोगे कहाँ जाती है, पर मैंने तो प्रश्न तुम्हें क्या और किसे कहा है ना। क्या बोला है मैंने तुम्हें कि जब भी हमें कर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे? वर्ब से पहले क्या और किसे पूछ लेंगे। राधा क्या जाती है? उत्तर मिला नहीं। राधा किसे जाती है? उत्तर मिला नहीं। इसका मतलब क्या है? कभी भी स्थान आ जाए तो आपको शॉर्ट ट्रिक भी यूज करने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस यूज कर लेना कि स्थान जो है, स्थान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। मैं दिल्ली जाती हूँ तो क्या मेरा दिल्ली पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं ना। मैं कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री थोड़ी हूँ जो मैं वहाँ जाके कुछ तहलका मचा दूँ, नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे विद्यालय जो है, विद्यालय एक प्लेस है, स्थान है, तो वहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो दैट्स वाई हम लोग क्या बोल सकते हैं कि राधा विद्यालय जाती है। पर यहाँ जा वो खुद रही है, क्रिया का प्रभाव भी खुद पर ही दिखेगा, विद्यालय पे नहीं दिखेगा, है ना। या राधा दिल्ली जाती है तो दिल्ली भी तो स्थान है। राधा छत पर जाती है तो छत भी तो स्थान है। राधा सड़क पर घूमती है तो सड़क भी तो स्थान है। तो ये सब अकर्मक क्रिया होती है। कहाँ का उत्तर मिल जाए तो वो अकर्मक है, ठीक है। बट क्या और किसे का उत्तर मिले तो वो सकर्मक है, ठीक है। चीजें एक एक करके समझेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तो कहाँ और किसी का उत्तर मिल रहा है तो नहीं है। अब देखो थोड़ा सा और समझते हैं। अब नदी बह रही है, क्या कह रही हूँ मैं? नदी बह रही है। एक सेंटेंस बोला है।
सॉरी नदी है ना, ये नदी बह रही है। अब तुम कहोगे मैम ये कौन सा सेंटेंस है, नदी बह रही है। अब नदी बह रही है, तुम कहोगे क्या बह रही है ना। तो ध्यान रखना, नदी बह रही है तो यहाँ काम कौन कर रहा है, बहने का काम कौन कर रहा है, कौन बह रही है यहाँ पे, नदी बह रही है। क्या नदी को क्या बोलेंगे, क्या बह रही है? जब कोई चीज़ मोशन में हो, कोई भी चीज़ चलती हो, मूवमेंट लेती हो, तो उसके लिए क्या का प्रयोग नहीं करते, और क्या का प्रयोग लिविंग थिंग के लिए भी नहीं करते। क्या नहीं करते? क्या का प्रयोग लिविंग थिंग के लिए भी प्रयोग नहीं कर सकते। और प्लस नदी बह रही है तो बह कौन रही है, यहाँ कर्ता कौन है? मैं तो कर्म ढूंढने की बात कर रही हूँ, तुम तो कर्ता ढूंढ लिए। ध्यान से समझोगे। तुमने क्या किया कि मैम नदी बह रही है, तो यहाँ प्रश्न पूछा क्या बह रही है, तो उत्तर निकल कर के आ गया नदी। पर एक बात बताओ, बह कौन रहा है यहाँ, काम कौन कर रहा है यहाँ, नदी ना, कोई थर्ड पर्सन थोड़ी उसको बहा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नदी खुद बह रही है। जब वो खुद बह रही है तो खुद ही कर्ता हुई ना, वो उसको कर्म कैसे बोल सकते हो। तो यहाँ जब क्रिया खुद ही कर रही है तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कर्ता। ठीक है। और हमें क्या ढूंढना है, हमें तो कर्म ढूंढना है। क्यों? कर्म ढूंढूंगी तो सकर्मक हो जाएगा, और कर्म नहीं मिला तो अकर्मक हो जाएगा। तो यहाँ नदी जो है खुद काम कर रही है, और जब खुद काम कर रही है तो उसका प्रभाव भी किस पे देखने को मिलेगा, खुद ही पर देखने को मिलेगा। तो क्या हो जाएगी वो, सकर्मक या अकर्मक? वो हो जाएगी आपकी अकर्मक। नदी बह रही है तो क्या हो जाएगा, वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कर्ता क्रिया कर रही है और कर्ता के रूप में यहाँ नदी है। चलो थोड़ा सा और समझते हैं इन चीज़ों को। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे एक और वर्ड ले दूँ, चिड़िया उड़ रही है, क्या लिख दूँ मैं यहाँ पे, अगर चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया आपका उड़ रही है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चिड़िया उड़ रही है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, क्या उड़ रही है? नहीं, लिविंग थिंग है बेटा, ये चिड़िया उड़ रही है, क्या हो जाएगा, लिविंग थिंग। और जब कोई लिविंग थिंग उड़ती है, जब लिविंग थिंग है तो उसके लिए क्या का प्रयोग आप नहीं कर सकते। तो चिड़िया उड़ रही है तो खुद ही तो उड़ रही है। फिर वही वाला कॉन्सेप्ट कि आप यहाँ पे उड़ रही है तो काम भी तो खुद ही कर रही है, तो काम कौन कर रहा है, यहाँ करता कौन है। क्या उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है, तुम कह रहे हो ठीक है, पर क्या यहाँ पे काम कौन कर रहा है। जब तुमने कर्म निकाल दिया तो करता कौन है, यहाँ पे उड़ने का काम कौन कर रहा है, चिड़िया कर रही है। और चिड़िया खुद क्या है, करता है, क्योंकि उड़ने का काम भी कौन कर रही है, चिड़िया। ध्यान रखोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे। एग्जाम में जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नुस्खे अपनाए जाते हैं ताकि आपको परेशान किया जा सके। तो चिड़िया उड़ रही है तो खुद ही उड़ रही है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो उड़ रही है वो यहाँ पे कर्ता के रूप में है। ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। पर थोड़ा सा और समझते हैं, एक कॉन्सेप्ट और ध्यान से देखोगे। जब हम सकर्मक अकर्मक की बात करते हैं तो थोड़ा सा, जैसे राधा हंस रही है, राधा रो रही है, राधा घूम रही है, राधा खा रही है, राधा सो रही है, राधा नाच रही है, राधा गा रही है, ये सारे जो है अकर्मक हैं, क्योंकि कार्य किया जा रहा है, उस करने का किसी और पर प्रभाव नहीं देख रहे हैं। तो ये सारे जो है अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा और चीज़ों को समझते हैं यहाँ पे कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया का किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। देखो, अगर हम लोग सकर्मक और अकर्मक की जब बात करते हैं तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और निकल कर आता है, सामान्य भूतकाल की क्रिया। किसकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, सामान्य भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल कहाँ से आ गया भाई क्रिया में, ये सोच रहे होगे, पर मत सोचो, इसका भी एक लॉजिक बताऊंगी। जब सामान्य भूतकाल में ने लग जाए, किसके साथ, कर्ता के साथ, सामान्य भूतकाल में ने लग जाए कर्ता के साथ, तो वो आपका सकर्मक क्रिया होती है। परंतु अगर सामान्य भूतकाल में, अब तुम बोलोगे मैम ये सामान्य भूतकाल क्या होता है, पहले ये तो बता दो, तब तो समझेंगे आगे का। सामान्य भूतकाल का मतलब होता है सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट क्या है, सिंपल पास्ट का मतलब होता है राम गया, राम खाया, राम पढ़ा, राम ने खाया, है ना, राम ने बच्चों को पढ़ाया, राम ने छत पर लाइट लगाई। तो ने भी लगा रही हूँ तो भी ये क्या हो जा रहा है, आपका सामान्य भूतकाल है। राम गया, राम चला, ये भी क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हम लोग गया, दिया, चला का प्रयोग करते हैं। अब कर्ता के साथ ने आ जाए तो सकर्मक क्रिया है, और अगर कर्ता के साथ क्या ना आए, ने नहीं आए, तो क्या हो जाएगा, वो अकर्मक क्रिया हो जाएगा।
जैसे राम ने किताब पढ़ी, राम ने किताब पढ़ी या राम ने पढ़ी, दोनों में, एक में मैंने आभास हो रहा है कि कुछ पढ़ा जा रहा है। राम ने पढ़ा, राम ने किताब किताब पढ़ी, ठीक है। तो ने लगने के कारण ये किसमें चला गया, सकर्मक। ये इसका लॉजिक अलग है, उनका लॉजिक अलग है, सबके अलग अलग लॉजिक है बेटा, है ना। एग्जाम में हमें सारे लॉजिक सीखना जरूरी है। तो कभी भी कर्ता के साथ ने आ जाए, जैसे दीदी ने बच्चों के लिए खीर बनाई, दीदी ने लग गया, सकर्मक डाल दो। अगर यहाँ मैं कह दूं, अब ने हटा दो, राम गया, अकर्मक। राम पढ़कर सो गया, अकर्मक। राम खाना खाकर दिल्ली गया, अकर्मक। मैं बच्चों को पढ़ाया, मैंने बच्चों को पढ़ाया, पर मैंने बोलते तो इसमें सकर्मक आ जाएगा। तो ने का प्रयोग करते क्या हो जाएगा, सकर्मक, और ने हटाते क्या हो जाएगा, अकर्मक। पर किस चीज के लिए बता रही हूँ मैं, सामान्य भूतकाल के लिए। कहीं और पे मत लगाना इसको, फ्यूचर पे या प्रेजेंट पे मत लगाना, सिर्फ सामान्य भूतकाल पे लगाना, है ना। वहां पर अगर ने लग जाए तो सकर्मक है, और ने ना लगे तो अकर्मक है, ठीक है। काफी लॉजिक है, चीजों को समझोगे। अब बात करते हैं कि इसमें द्विकर्मक कॉन्सेप्ट भी आता है। जब सकर्मक की बात करते हैं तो सकर्मक में एक होता है एक कर्म, है ना, और दूसरा होता है द्विकर्म। दो तरीके के होते हैं बेटा, एक कर्म और द्विकर्म। मतलब सकर्मक के अंदर भी दो तरीके के वाक्यों का निर्माण होता है। एक वाक्य जिसमें सिर्फ एक ही कर्म हो, दूसरा वाक्य जिसमें दो कर्म हो। तो जिसमें एक कर्म का प्रयोग हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, एक कर्मक, और जिसमें दो कर्म का प्रयोग हो जाए उसको क्या कहेंगे, द्विकर्मक। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से तुम्हारे दिमाग दौड़ता है ना। चलो अब यहाँ पे देखेंगे, मैंने कहा राम ने लड्डू खाए, खीर खाया, कुछ भी ले लो बेटा, खीर खाई। मैंने एक सेंटेंस बोला, राम ने खीर खाई। वैसे भी तुम लोग इस सेंटेंस को ऐसे भी देखकर पहचान सकते हो क्योंकि नहीं लगा हुआ है बेटा, है ना। ऐसे भी देखकर पहचान जाओगे कि कर्ता के साथ नहीं लगाए तो सकर्मक है। बट अभी सकर्मक क्रिया नहीं पहचाननी, हमें देखना है कि एक कर्म है कि द्विकर्म है। राम ने खीर खाई, क्या खाया, क्या खाया, अगर क्या और किसे दोनों का उत्तर मिल जाए ना बेटा तो वो द्विकर्मक होता है। क्या और किसे दोनों का उत्तर मिल जाए तो वो द्विकर्मक होता है, परंतु किसी एक का ही उत्तर मिले तो वो एक कर्मक होता है। यहाँ पे किसका उत्तर मिल रहा है, राम ने क्या खाया, खीर, एक का उत्तर मिल रहा है, पर राम ने किसे खाया इसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। तो इसका एक का उत्तर मिल जाए तो एक कर्मक है। बट अगर मैं कहूंगी राम ने बच्चों को खीर खिलाई, क्या कह रही हूं मैं, राम ने बच्चों को खीर खिलाई। दूसरा वाक्य मेरा क्या है, राम ने बच्चों को खीर खिलाई। राम ने क्या खिलाई, खीर, किसे खिलाई, बच्चों को। जब दोनों का उत्तर मिल जाए तो वो द्विकर्मक होता है। तो इस वाक्य में एक कर्मक है, इस वाक्य में दो कर्मक है। अब कॉन्सेप्ट समझोगे, जब दो कर्मक की बात करते हैं, जब द्विकर्मक की बात करते हैं तो एक चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब पहला है ना, देखो किसे और क्या, हमेशा द्विकर्मक में जो पहला कर्म होता है वो प्राणीवाचक होता है। ध्यान से समझोगे, लॉजिकली और कॉन्सेप्चुअली दोनों बता रही हूँ। जो पहला वाला होता है, पहला कर्म होता है, प्रथम कर्म जो होता है, दिख रहा है, विजिबल है मेरे ख्याल से, प्रथम कर्म होता है वो प्राणीवाचक होता है। प्राणीवाचक का मतलब होता है लिविंग थिंग, प्राणीवाचक होता है। हमेशा आप जब भी द्विकर्मक की बात करते हो तो द्विकर्मक में पहला कर्म हमेशा प्राणीवाचक होगा और उस प्राणीवाचक के साथ सदैव को का प्रयोग होगा। ये रूल है, या शुद्धि शुद्धि शोधन में भी काम आएगा बेटा आपको। किस में काम आएगा, अशुद्धि शुद्धि शोधन में भी काम आएगा। तो क्या कह रही हूं मैं कि ये जो है एक प्राणीवाचक शब्द होगा, पहला वाला कर्म, और वो प्राणीवाचक होने के साथ साथ आपका क्या होगा, उसके साथ को का प्रयोग होगा। परंतु जो दूसरा वाला है, दूसरा जो हमने यूज कर रहे हैं यहाँ पर, को खीर खिलाया, खीर हमेशा सेकेंड वाला जो कर्म होता है वो नॉन लिविंग थिंग होता है, वो अप्राणीवाचक होता है। मेरे ख्याल से समझ आ रहा है। तो हम लोग जब भी द्विकर्मक की बात करेंगे तो द्विकर्मक में पहला कर्म हमेशा प्राणीवाचक होता है और उसके साथ को का प्रयोग होगा ही।
नहीं तो वो अशुद्ध हो जाएगा, वो वाक्य ही अशुद्ध हो जाएगा। पर दूसरा कर्म जो है वो हमेशा कौन सा होता है, वो आपका अप्राणीवाचक होता है, नॉन लिविंग थिंग होता है, और उसके साथ को का प्रयोग कभी नहीं होगा। अगर होगा तो वो वाक्य शुद्ध कर देगा। तो वाक्य शुद्धि के लिए भी ये नियम जानना जरूरी है कि कहाँ पर लगेगा को और कहाँ पर नहीं लगेगा। प्राणीवाचक के साथ पहले कर्म में को का प्रयोग होगा, जबकि दूसरे के साथ अप्राणीवाचक के साथ को का प्रयोग नहीं होगा। आज के लिए क्लास में काफ़ी हो गया है। नेक्स्ट क्लास में सकर्मक अकर्मक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस और कुछ और आपको पॉइंट समझाऊंगी। ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं, बट उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी और कॉन्सेप्ट्स भी समझ आ रहा होगा। आपके सभी के कमेंट मैं पढ़ती हूँ और उसके अकॉर्डिंग अपने आप में जो भी सुधार ला सकती हूँ, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हो वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं। वैसे आप लोग मुझे लाइव मिल सकते हो, केडी लाइव में आपको मैं मिल सकती हूँ। मेरी जो मॉर्निंग टाइम है 8:30 to 9:30 मेरी टाइमिंग है जो लाइव आने की, तो उसमें भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी मैं आपसे मिल सकती हूँ। चलिए मिलते हैं, नमस्कार, गुड नाइट, टेक केयर, बाय, लव यू टू ऑल।